सबसे पहले तो मैं अपने उन गुरुजनों को प्रणाम करना चाहता हूं जिनके दम पे, जिनके बल पे, जिनकी दी हुई शिक्षा के आधार पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृति करते हुए मैं अपनी बातचीत प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद करना चाहूँगा, पत्रकारिता क्षेत्र में उनके योगदान को याद करना चाहूँगा और किस प्रकार से माखनलाल जी ने पत्रकारिता का मार्ग बताया। देखिए, हमारा जो विश्वविद्यालय है वो एक ऐसे पत्रकार के नाम पर है जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाई और उनके संपादन में कर्मवीर नाम का जो अखबार निकला उसकी धमक हम आज भी महसूस करते हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में माखनलाल जी का जो समाचार पत्र है कर्मवीर, वो एक ऐसा नाम है जिसको छोड़ करके हिंदी पत्रकारिता का इतिहास नहीं लिखा जा सकता। तो जो संपूर्ण जीवन यात्रा है माखनलाल जी की, वो आत्मसमर्पण के खिलाफ लड़ने वाले की यात्रा है और वो एक ऐसे, इस नाते हुए आज के दिन उन्हें स्मरण करना चाहिए कि वे वास्तव में हमारे एक तरह से मानस गुरु भी हैं। वो हमारे बीच, उनका शरीर जरूर नहीं है किंतु हमारा विश्वविद्यालय क्योंकि उनके नाम से है, उनकी प्रेरणा से, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। माखनलाल जी महात्मा गांधी के अनन्य शिष्यों में थे जिन्होंने महात्मा गांधी से सीखा। उनकी जो गांधीवाद की पूरी यात्रा है उसको उन्होंने समझा और रचना और संघर्ष के भावभूमि पर उनकी पूरी पत्रकारिता प्रारंभ हुई। हम माखनलाल जी के जीवन को देखें तो 4 अप्रैल 1889 को वो होशंगाबाद के बाबई जिले में जन्म लेते हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में जिस प्रकार का योगदान करते हैं और जिस तरह से वो राष्ट्रीयता के साथ समाज सुधार और बाकी चीज़ों की चर्चा करते हैं, वह जो है उनको बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। वो जो पत्रकारिता हमारी है आज़ादी के आंदोलन की, उस पर सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी एक व्यक्ति का है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस पत्रकारिता को बहुत किया और उस समय एक आम कहावत थी, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो सच में अखबार की जो ताकत थी वो हमें आज़ादी के आंदोलन से पता चली और इस नाते कर्मवीर का प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ किया और एक बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान है। 1913 में उन्होंने प्रभा नाम की एक उच्च कोटि की साहित्यिक पत्रकारिता भी निकाली जिसमें बहुत झकझोर देने वाली रचनाओं का प्रकाशन हुआ। तो दादा की जो 56 सालों की ओजपूर्ण पत्रकारिता है, प्रताप में काम करते हुए, प्रभा का प्रकाशन करते हुए, कर्मवीर का प्रकाशन करते हुए उन्होंने जो ओजपूर्ण पत्रकारिता की, वह हमारे विश्वविद्यालय की प्रेरणा है, हम सब की प्रेरणा है। और वे एक बड़े कवि पत्रकार के रूप में जिस तरह से उन्होंने योगदान किया, तो अपने आप में यह विश्वविद्यालय उनकी प्रेरणा से अनुप्राणित होता है। अब आप देखें कि किस प्रकार के व्यक्ति थे। वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मध्य प्रदेश के, और 30 अप्रैल 1968 तक वे जीवित रहे, पर उनको सत्ता का लोभ नहीं था। उन्होंने कभी कोई सत्ता का स्पर्श भी नहीं किया। यहाँ तक कि वे राष्ट्रभाषा के प्रति इतना अनन्य अनुराग रखते थे, इसलिए जब हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो हमारे विश्वविद्यालय की स्थापना के मूल में था हिंदी पत्रकारिता के विकास के लिए काम करना। और आप देखें कि 1967 में भारतीय संसद में जब राजभाषा विधेयक पारित हुआ तो उन्होंने उससे नाराज होकर राष्ट्रपति को अपना पद्म विभूषण अलंकरण भी लौटा दिया। तो भाषा के सम्मान के लिए लड़ने वाले सेनानी के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय है और इसलिए गुरु पूर्णिमा के प्रसंग पर उनको याद करना चाहिए। और वे समझौतों के खिलाफ थे, वे किसी प्रकार के आत्मसमर्पण के खिलाफ थे। वो खुद लिखते हैं माखनलाल जी, अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। ऐसे महानायक को याद करते हुए आज हम गुरु पूर्णिमा पर इन चीज़ों को याद कर रहे हैं। कर्मवीर के संपादक के रूप में उनके योगदान को आप देखें तो अद्भुत संपादक हैं वे लिखते हैं, हम फक्कड़ सपनों के स्वर्गों को लुटाने के लिए निकले हैं, किसी की फरमाइश पर जूते बनाने वाले चर्मकार नहीं हैं हम। यह जो निर्भीकता थी उनके अंदर, यह जो भावभूमि उनकी पत्रकारिता की थी, वह बताती है कि वो किस प्रकार के नायक थे। साहित्यिक पत्रों के बारे में वे बहुत समझदारी के साथ बात कहते हुए कहते हैं, हिंदी भाषा का मासिक साहित्य बेढंगे और बीते जमाने की चाल चल रहा है। यहाँ बरसाती कीड़ों की तरह पत्र पैदा होते हैं, फिर भी यह आश्चर्य नहीं वे मर क्यों जाते हैं। यूरोप में हर पत्र अपनी निश्चित नीति रीति रखता है, हिंदी वालों को इस मार्ग में रीति की गंध भी नहीं लगी। वे हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार की पत्रकारिता करनी चाहिए। अब आप देखिए कि माखनलाल जी की जो पूरी यात्रा है वो किस तरह से रचना और संघर्ष हम का पाठ हमें पढ़ाते हैं, वो हतप्रभ करने वाला है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दादा को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके संपादकीय कार्यालय यानी घर पर 63 बार छापे पड़े, 63 टाइम्स उनके घर पे छापा पड़ा, तलाशियां हुई। 12 बार माखनलाल जी अपनी पूरी पत्रकारिता के दौरान जेल जाते हैं। कर्मवीर को अर्थाभाव में कई बार बंद करना पड़ा। लेखक से लेकर प्रूफ रीडर तक का सारा काम वो स्वयं करते थे। इन अर्थों में दादा विलक्षण स्वावलंबी थे। जब भारत की आज़ादी की बात हुई
और देश का बंटवारा हो गया। माखनलाल जी उस घटना से बड़े द्रवित होते हैं। वे करमबीर के 15 अगस्त 1947 के अंक में लिखते हैं, यहां 15 अगस्त है, भारत दो टुकड़े हैं, किंतु क्या आजाद है, क्या पूर्ण आजाद है, या जवाहर और जयप्रकाश जाने की भारत पूर्ण स्वतंत्र होगा या उपनिवेश बनकर रह जाएगा। नोआखली को जाने वाले यात्री गांधी से देश स्वागत नहीं कह सकता क्योंकि देश खंडित है, विदा भी नहीं कह सकते क्योंकि अखंड भारत और पूर्ण स्वातंत्र का स्वप्न अपनी मुट्ठी में लिए वह चला जा रहा है। यह 15 अगस्त है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि वे देश की एकता, अखंडता, देश में सामंजस्य, देश के लोगों के अंदर भाईचारा ये पैदा होते देखना चाहते थे। आप भरतपुर के संपादक सम्मेलन की याद करें। भरतपुर के संपादक सम्मेलन में वे पूरे पत्रकारिता जगत का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं, यदि समाचार पत्र संसार की एक बड़ी ताकत है तो उसके सिर जोखिम भी कम नहीं है। पर्वत की जो शिखरें हिम से चमकती हैं और राष्ट्रीय रक्षा की महान दीवार बनती हैं, उन्हें ऊंचा होना पड़ता है। जगत में समाचार पत्र यदि बड़प्पन पाए हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी भी भारी है। बिना जिम्मेदारी के बड़प्पन का क्या मूल्य है। और इसलिए उनके इस जमाने में करमबीर एक ऐसा अखबार बना जिसने समकालीन रचनाशीलता को बहुत प्रोत्साहित किया। देश के तमाम बड़े लेखक, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, रमाशंकर शुक्ल, भवानी प्रसाद तिवारी, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे, गजानन माधव मुक्तिबोध, वीरेंद्र जैन, शिवमंगल सिंह सुमन, धर्मवीर भारती ही नहीं, दिनकर रामवृक्ष वेनीपुरी और सोहनलाल द्विवेदी तक इसमें छपते रहे। अब आपको आज के दिन गुरु पूर्णिमा के प्रसंग पर यह याद करना जरूरी है कि गुरु हमें मार्ग क्या दिखाते हैं, माखनलाल जी हमें क्या बताते हैं। तो 4 अप्रैल 1925 को खंडवा से जब उन्होंने उसका प्रकाशन प्रारंभ किया करमबीर का, तो उन्होंने करमबीर के संपादक के रूप में कुछ रीति नीति तय की, कुछ सिद्धांत तय किए। और वो सिद्धांत क्या थे, सुनकर के आप जो है समझ पाएंगे उनकी पत्रकारिता का मूल्य क्या था। उन्होंने 6 सिद्धांत बनाए करमबीर के। पहला सिद्धांत ये था कि करमबीर का संपादन और करमबीर परिवार अपनी कठिनाइयों का कभी उल्लेख नहीं करेगा। दूसरा उनका सिद्धांत था, कभी भी करमबीर में धन के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी। तीसरी उनकी अपील थी, ग्राहक संख्या बढ़ाने के लिए करमबीर के कालमों में कभी नहीं लिखा जाएगा। चौथी उन्होंने बात की, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो हमको सुननी चाहिए, कि क्रांतिकारी पार्टी के खिलाफ वक्तव्य नहीं छपेंगे। यानी कि महात्मा गांधी के अनन्य शिष्य होने के बावजूद भी वो जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ खबरें नहीं छापते थे। यहां तक कि जो गांधी जी का वक्तव्य था वह भी करमबीर में नहीं छपा। 5वीं वो बड़ी बात कहते हैं, सनसनीखेज खबरें नहीं छापना। 6वीं जो बहुत बड़ी बात कहते हैं, वो कहते हैं विज्ञापन जुटाने के लिए कभी किसी आदमी को नहीं रखना। यानी भारत माता की मुक्ति की यज्ञ में लगा हुआ यह योद्धा किस प्रकार के कितने बड़े आदर्शों को लेकर काम कर रहा था, इस बात को हम जानते हैं। और इसलिए जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके बारे में कहते हैं, माखनलाल जी को याद करते हुए, तो महात्मा गांधी कहते हैं कि हम सब लोग तो बात करते हैं, बोलना यानी भाषण करना तो माखनलाल जी जानते हैं। यानी एक अप्रतिम वक्ता थे अपने समय के। और इतना ही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, मैं बाबई जैसे छोटे स्थान पर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वह माखनलाल जी का जन्म स्थान है। जिस भूमि ने माखनलाल जी को जन्म दिया उस भूमि को मैं सम्मान देना चाहता हूं। बहुत हमारे एक समय के बहुत चर्चित शायर हुए श्री फिराक गोरखपुरी, वो भी माखनलाल जी के बड़े प्रशंसक थे। उनका कहना था कि माखनलाल जी के लेखों के पढ़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि आदि शक्ति शब्दों के रूप में अवतरित हो रही है, या गंगा जी स्वर्ग से उतर रही हैं। यह शैली हिंदी में नहीं, भारत की दूसरी भाषाओं में भी बिरले लोगों को नसीब हुई है। मुझ जैसे हजारों लोगों ने अपनी भाषा लिखने की कला माखनलाल जी से सीखी। और आप ये देखिए कि आज हम माखनलाल चतुर्थी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जैसा एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित करने में सफल हुए। और महात्मा गांधी और माखनलाल जी से प्रेरणा लेकर के जो एक पत्रकारिता की यात्रा है, उस पत्रकारिता की यात्रा को बढ़ाने का संकल्प हमारे हाथों में है। तो आप ये देखिए कि विद्यापीठ, एक पत्रकारिता का विद्यापीठ बने, एक पत्रकारिता का विद्यालय बने, एक पत्रकारिता का प्रशिक्षण संस्थान बने, इसकी कल्पना भी माखनलाल जी करते हैं। 1927 में संपादक सम्मेलन जो है आयोजित हुआ भरतपुर के राजस्थान में। राजस्थान प्रदेश का एक शहर भरतपुर है, वहां पर संपादक सम्मेलन हुआ। उस संपादक सम्मेलन में माखनलाल जी कहते हैं, 1927 की बात है, वे कहते हैं, हिंदी समाचार पत्रों में, कार्यालयों में योग्य व्यक्ति को प्रवेश कराने के लिए एक पाठशाला, आजकल के प्रचलित नामों में कोई शब्द चुने तो कहिए कि एक संपादन कला के विद्यापीठ की आवश्यकता है। ऐसे विद्यापीठ किसी योग्य स्थान पर बुद्धिमान, परिश्रमी, अनुभवी संपादक शिक्षकों द्वारा संचालित होना चाहिए। उक्त विद्यापीठ में अन्य विषयों का एक प्रकांड संग्रहालय भी होना चाहिए। यानी कि जो सपना माखनलाल जी ने 1927 में देखा था, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वह स्वप्न
उनके निधन के काफी समय के बाद 1990 में मध्य प्रदेश सरकार ने उस सपने को साकार किया और देश के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप ये देखिए कैसे लोगों का नाम इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा हुआ है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा खंडवा में माखनलाल जी की जन्म शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने की। राजीव जी की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वो सरकार चली गई। बाद में श्री सुंदरलाल जी पटवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री की बातों का मान रखते हुए यहां पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। और यह विश्वविद्यालय कितना अप्रतिम है, इसकी जड़ों को आप देखेंगे तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना में किन लोगों का हाथ है, आप सुन करके आश्चर्यचकित होंगे और अपने आप गर्व का अनुभव करेंगे जो विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं या विश्वविद्यालय के प्रति सहानुभूति रखते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में राजीव गांधी जी का नाम, पटवा जी का नाम एक प्रथम महानिदेशक के नाम में जुड़ा हुआ है। पर उसकी जब पहली महापरिषद को आप देखेंगे कि वो माखनलाल जी की जो स्मृति में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ भोपाल में, उसकी पहली महापरिषद में आदरणीय शंकर दयाल जी शर्मा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जस्टिस सरकारिया, आदरणीय श्री प्रभास जोशी जी, आदरणीय श्री राजेंद्र माथुर जी जैसे दिग्गज लोग, देश के स्वनामधन्य लोगों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना महती योगदान दिया है। इस नाते उस परंपरा से जुड़ करके हमको इस विश्वविद्यालय की महानता को समझते, इन लोगों के साथ जुड़े हुए नाम होने के नाते हमें गर्व की अनुभूति होती है। इसलिए हमें कहीं ना कहीं अपने को माखनलाल जी के आदर्श से जोड़ना पड़ेगा। आप ये देखिए कि जब माखनलाल जी की स्मृति में खंडवा में एक कार्यक्रम हुआ मध्य प्रदेश शासन की तरफ से 16-17 जनवरी 1965 को, तो खंडवा में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र भी उस कार्यक्रम में पधारे और वहां उन्होंने कहा, माखनलाल जी को की उपस्थिति में बात कही कि सत्ता साहित्य के चरणों में नत है। यानी माखनलाल जी का किस प्रकार का सम्मान था, उनका किस प्रकार का वैभव था, उनको किस प्रकार का सम्मान हासिल था, ये हमें देखना चाहिए। आज जब हम एक अपने विश्वविद्यालय की 30 वर्षों की यात्रा, 3 दशकों की यात्रा पूरी कर चुके हैं, तो हमारे सामने ये प्रश्न है कि आखिर हमें अब किस दिशा में जाना है। हमें विकास के नए संकल्प लेने पड़ेंगे। हमें हमारे समय की जो चुनौतियां हैं, हमारे समय के जो संकट हैं, उनका करना पड़ेगा। क्योंकि मीडिया की जो शिक्षा है, मीडिया की जो पढ़ाई है, वह सिर्फ जो है एक डिग्री लेने की पढ़ाई नहीं है, सिर्फ नौकरी प्राप्त करने की यात्रा नहीं है। हमारे समाज के जो दुख दर्द हैं, जो हमारे समाज की जो पीड़ा है, हमारे समाज के जो आर्तनाद हैं, उनको महसूस करना, अपने समाज को संबल देना, यह काम भी पत्रकारिता का है। इसलिए हमारी जो पत्रकारिता की पढ़ाई है, हमारी जो मीडिया की पढ़ाई है, वह देश के प्रश्नों से टकराने का भी हमें कहीं ना कहीं साहस पालना पड़ेगा। और जो हमारे समय के जो प्रश्न हैं, हमारे समय की जो चिंताएं हैं, उनको हमको समाधान तलाशना पड़ेगा। आप देखिए कि बहुत कठिन समय है जहां सच को व्यक्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि सभी विचारवंतों के अपने अपने सच हैं जो राजनीतिक आस्थाओं के आधार पर देखे और परखे जा रहे हैं। भारतीय बौद्धिकता के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है कि वह किस प्रकार के युवाओं का निर्माण करेगी, किस प्रकार के मीडिया कर्मियों का निर्माण करेगी जो अपने समय के सवालों के उचित समाधान तलाश सकेंगे। भारतीय बौद्धिकता को एक कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा। एक समय में हम साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मसाल बताया करते थे, पर आज राजनीतिक आस्थाएं जिस प्रकार से हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रही हैं, उनका हमको विचार करना पड़ेगा। संकटों के समाधान खोजने के लिए, उनके हल तलाशने के लिए, देश को राहत देने के बजाय जख्म को कुरेद कर हरा करने की जो परिपाटी है, उसको हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। और आप देखें कि जो हमारे देश के दुख हैं, उन प्रश्नों के समाधान कौन खोजेगा। मीडिया का एक समय काम हुआ करता था सवाल खड़े करना, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज अपने विद्यार्थियों से, पूर्व विद्यार्थियों से, विश्वविद्यालय परिवार के मित्रों से कि हमें सिर्फ सवाल नहीं खड़ा करना है, हमें उन सवालों के ठोस और वाजिब हल भी तलाशने हैं। ये देश के जो संकट हैं, ये सिर्फ देश के संकट नहीं है, ये हमारे अपने संकट, हमारे समाज के संकट हैं। इसलिए आप देखिए कि मीडिया बहुत छोटी चीज़ है। मीडिया को हमने बहुत बड़ा समझ लिया है, राजनीति को हमने बहुत बड़ा समझ लिया है, जबकि मीडिया और राजनीति से बड़ा हमारा समाज है। इसलिए हमारे समाज को देखते हुए, उसकी चिंताओं को देखते हुए हमें एक ऐसा तंत्र विकसित करना पड़ेगा जो तंत्र सिर्फ सवाल ना खड़ा करता हो, उनके समाधान भी तलाशता हो। आप देखें सामान्य संकटों में भी हमारा पूरा का पूरा तंत्र धराशायी हो जाता है। बाढ़, सूखा, भूकंप, अन्य दैवीय आपदाओं के समय हमारे आपदा प्रबंधन के सारे इंतजाम रखे रह जाते हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप जिस तरह की चीज़ें हैं, और आप देखिए कि कितना हमारा घुटना टेक रवैया है समस्याओं के सामने,
कि हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए प्रदीप चौबे, वे कहते थे बाढ़ आए सूखा या मैं खाऊं और तू खा। यानी जहां बाढ़ आ रही है वो सालों साल से आ रही है, यानी कि हमने अपनी समस्याओं के समाधान तलाशने की कोशिश नहीं की। जहां सूखा आ रहा है वहां सालों साल से आ रहा है, यानी छोटे छोटे विषयों पर हमने जो उपेक्षा की है उनको हमें अब करना पड़ेगा। यानी हम अपने संकटों को चिन्हित करें, उन संकटों के समाधान के लिए आगे बढ़ें। और आप ये देखिए कि हमारे मूल संकट क्या हैं। हम अपने संकटों को चिन्हित करने का प्रयास करें तो वे आमतौर पर विपुल जनसंख्या से पैदा हुए संकट ही हैं। उत्तर भारत के राज्यों के सामने यह संकट कुछ ज्यादा विकराल है, क्योंकि यहां की राजनीति ने राजनेता और राजनीतिक योद्धा तो खूब दिए हैं, पर जमीन पर उतरकर संकटों के समाधान तलाशने की राजनीति यहां नहीं होती। इसलिए इन इलाकों के बारे में हमें विशेष चिंता करने की जरूरत है कि हम अपने उत्तर भारत के राज्यों को किस प्रकार से श्रेष्ठता की तरफ, किस प्रकार से विकास के पथ पर लेकर के जाएं और उन राज्यों का अनुकरण करें जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा के क्षेत्र में, साक्षरता के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, अधोसर रचना के क्षेत्र में। इसका हमको विचार करना पड़ेगा, अपनी संभावनाओं को हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ है कि इनका विचार करना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद, इतने सालों के बाद, अगर हम अपने मूल प्रश्नों से आज भी नहीं उनके समाधान खोज पाए तो हमको सोचना पड़ेगा। स्वदेशी और स्वावलंबन की जो बात महात्मा गांधी ने की, उनका जो रास्ता था उसको छोड़ करके हमारे जो सत्ताधीश थे वे नए मार्ग पर दौड़ पड़े। इसके चलते हमारे गाँव खाली हुए। एक समय में आत्मनिर्भर रहे हमारे गाँव पूरी तरह से मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर पलने लगे। गांव में स्वरोजगार के काम ठप पड़ गए, कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए और गांव में सिर्फ बुजुर्गों की जगह बची। आज आपने देखा कोरोना संकट के समय हम किस तरह से बेहाल हुए। एक जमाने में महात्मा गांधी इस बात को कहते थे, धर्मपाल जी को आप पढ़ें तो बताते किस प्रकार के हमारे गांव थे। बाद में किस तरह से हमारी ऊर्जा नष्ट हुई, किस प्रकार से हमारे गांव नष्ट हुए। एक सपोर्ट सिस्टम विकसित हुआ गांव के अंदर, एक सामाजिक सुरक्षा हुआ करती गांव के अंदर। बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, निषाद है, माली है, धोबी है, कहार है, ये जातियां भर नहीं थी। ये एक तरह से सपोर्ट सिस्टम था और एक स्किल्ड जो वर्कर हमारे गांव के अंदर हुआ करते थे, जिसके नाते गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हुआ करते थे। आज ये हुनरमंद जातियां रिजर्वेशन के लिए, आरक्षण के लिए संघर्ष करती हुई दिखती हैं, क्योंकि जो उनका हुनर था वो लुप्त हो गया। सारी की सारी प्रतिभा शहरों तक समेट दी गई, गाँव धीरे धीरे उजड़ने लगे। कहीं ना कहीं हमको आज इसका विचार करना पड़ेगा कि हम अपने सभ्य समाज को किस तरह से आगे लेकर के जाएं। हमें अपने गांव की तरफ देखना पड़ेगा, मनीषी धर्मपाल को देखना होगा। मैं सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा, एक बार जो धर्मपाल जी का मूल टेक्स्ट है उसकी तरफ जरूर जाएं। एक बार विवेकानंद की कुछ पुस्तकों को हमें पढ़ने की आवश्यकता है। महर्षि अरविंद क्यों भारत माता को जगाते हुए देखना चाहते थे, उनके मूल टेक्स्ट पर हमको आने की जरूरत है। मनीषी धर्मपाल हमको बताते हैं किस तरह हमारे गांव स्वावलंबी थे। आज जबकि नई अर्थव्यवस्था लागू हुई 1991 में, उसके बाद किसान किस तरह से आत्महत्याएं करने लगे, किस तरह से वे कर्ज के बोझ के दबते चले गए। और 1991 के बाद लागू हुई अर्थव्यवस्था ने किस तरह हमारे सामाजिक चिंतन को बदल कर रख दिया। संयम के साथ जीने वाला समाज उपभोक्ता समाज में बदलने लगा और उसको बदलने के सचेतन प्रयास भी किए गए। तो ये हमको समझना होगा कि 1991 के बाद खड़ा हुआ यह अर्थतंत्र कितना निर्मम है कि वह 2 महीने भी आपको संकटों में संभाल कर नहीं रख सकता। मार्च में कोरोना का संकट खड़ा होता है और मई जून में हमारे पास ये खबरें हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। तो आप ये देखिए कि जो छोटे छोटे उद्यमियों को छोड़िए, बड़ी कंपनियों ने भी अपने कर्मियों को, अपने कर्मचारियों को बाजार के हवाले छोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे सामने चिंता है कि ये जो गाड़ी पटरी से उतरी है, इस पटरी से उतरी हुई गाड़ी को हमको रास्ते पे लाना है। ईएमआई का जो चक्र है उसमें समूचा मध्य वर्ग आज जूझ रहा है। आत्महत्याओं की खबरें आ रही हैं, निम्न वर्ग उससे स्पर्धा कर रहा है। इससे समाज में गैर बराबरी और स्पर्धा की भावना पैदा हो रही है, समाज में निराशा पैदा हो रही है। उस निराशा से हमको लोगों को निकालने की जरूरत है। शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, बेरोजगारी को सवालों को हल करते हुए, कृषकों के संकटों को हल करते हुए, बढ़ती जनसंख्या के सवालों से जूझते हुए हमको इसके हल निकालने ही पड़ेंगे। कोरोना संकट ने हमें साफ बताया है कि आज हम नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। अंधे पूंजीवाद और निर्मम कारपोरेट की नीतियों से अलग हमको एक मानवीय और संवेदनशील समाज बनाने की आवश्यकता है, जो भले महानगरों में बसता हो पर उसकी जड़ें और उसकी संवेदनाएं गांव के जैसी हों। सिर्फ हासिल करने की और हड़पने की चालाकी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि देने का भाव होना चाहिए। और हमें भरोसा कीजिए कि अगर हम यह सोच विकसित कर पाए
तो हम इन दुखों की नदी को पार कर जाएंगे। कोरोना ने जो दुख पैदा किए हैं, उस दुख से पैदा हुआ जो आर्तनाद है हमारे सामने से गुजर रहा है, इसको हम पार करके जाएंगे। दूसरी बात, मैं थोड़ी सी मीडिया की बात करके अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न इस समय हमारे सामने है कि मीडिया की जो विश्वसनीयता है, मीडिया की जो प्रामाणिकता है, उस पर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट दो अलग अलग वर्ग हैं, दो अलग अलग शब्द हैं। जर्नलिस्ट का जो काम है वह जर्नलिस्ट को करना चाहिए, एक्टिविस्ट का काम जो है वह एक्टिविस्ट को करना चाहिए। किंतु हम देख रहे हैं कि हमारे पत्रकार अब सूचना देने वाले कम एक्टिविस्ट की तरह ज़्यादा व्यवहार कर रहे हैं। एक्टिविस्ट के मायने साफ हैं कि वह किसी उद्देश्य को लेकर, किसी मिशन को लेकर अपनी विचारणा के लिए आंदोलनकारी भूमिका में खड़ा होता है। मैं एक्टिविस्टों का बहुत सम्मान करता हूं, मैं उन कार्यकर्ताओं को आदर करता हूं जो किसी उद्देश्य को और मिशन को लेकर अपना काम करते हैं। क्योंकि एक पत्रकार के लिए आज़ादी नहीं है कि वह सूचना देने की जो उसकी शक्ति है उसका अतिक्रमण करे या उसके पक्ष में वातावरण बनाए या अपने मीडिया का गलत इस्तेमाल करे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यक्ति विचारधारा या राजनीतिक सोच से मुक्त नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक चिंतन है जिसके आधार पर वह दुनिया की बेहतरी के सपने देखता है। यहाँ हमारे समय के एक बहुत महत्वपूर्ण संपादक हुए स्वर्गीय श्री प्रभाष जोशी, वो हमको रास्ता दिखाते हैं। प्रभाष जी कहते थे, पत्रकार की पॉलिटिकल लाइन तो होनी चाहिए किंतु उसकी पार्टी लाइन नहीं होनी चाहिए। यह एक ऐसा सूत्र वाक्य है जिसको लेकर के हम अपनी पत्रकारी जिम्मेदारियों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन कर सकते हैं। मीडिया में जो प्रकट पक्षधरता है उसने उसकी विश्वसनीयता और उसकी प्रामाणिकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती पैदा की है। हमारे संपादकों, मीडिया समूहों के मालिकों और शेष पत्रकारों को, आने वाले विद्यार्थियों को इस पर विचार करना चाहिए कि मीडिया के पवित्र मंच का इस्तेमाल वे भावनाओं को भड़काने के लिए, राजनीतिक दुरपसंधियों के लिए, एजेंडा सेटिंग के लिए अथवा नैरेटिव बनाने के लिए न होने दें। हम विचार करेंगे तो पाएंगे कि बहुत कम प्रतिशत पत्रकार इस रोग से ग्रस्त हैं, किंतु बहुत थोड़े से लोग भी इस वातावरण को बिगाड़ने का काम करते हैं। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारा औसत पत्रकार है वो अपनी सेवाओं को बड़ी ईमानदारी से करता है। बहुत कम वेतन लेते हुए बड़ी खराब कार्य स्थितियों के बीच में वो अपने काम को अंजाम दे रहा है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी नैतिकता के साथ, सत्य के साथ खड़े होकर ज़्यादातर पत्रकार अपनी खबरों से मीडिया जगत को समृद्ध कर रहे हैं और समाज को संबल देने का काम कर रहे हैं। देश में लोकतंत्र अगर आज इतनी जीवंतता के साथ खड़ा दिखता है तो इसका कारण हमारे मीडिया की सक्रियता ही है। मीडिया ने हर स्तर पर नागरिकों को जागरूक किया है तो राजनेताओं और नौकरशाहों को भी चौकन्ना करने का काम किया है। इसी कारण समाज आज भी मीडिया की ओर बहुत उम्मीदों के साथ देखता है, क्योंकि ये थोड़े से ही पत्रकार वो जो है अपनी ईमानदारी से, अपनी नैतिकता से, प्रश्न पूछने की अपने साहस से आज पूरी दुनिया में आदर के पात्र बनते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि मीडिया का काम सत्यान्वेषण ही है। नैरेटिव सेट करना, एजेंडा तय करना उसका काम नहीं है। पत्रकारिता को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले लोग अपना और मीडिया दोनों का भला नहीं करते, क्योंकि उनकी पत्रकारिता दरअसल स्वार्थों के लिए है। इसलिए वे तथ्यों की मनमानी व्याख्या कर समाज में तनाव और वैमनस्य पैदा करने का काम करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने पत्रकारिता के पूरे स्वरूप को बदल करके रख दिया है। अब सूचनाएं सिर्फ संवाददाताओं, पत्रकारों की चीज नहीं रही। विचार अब संपादकों के बंधक नहीं रहे। सूचनाएं अब उड़ रही हैं इंटरनेट के पंखों पर। सोशल मीडिया और वेब मीडिया ने हर व्यक्ति को पत्रकार तो नहीं किंतु संचारक या कम्युनिकेटर जरूर बना दिया है। वह फोटोग्राफर भी है, उसके पास विचार हैं, सूचनाएं हैं, चित्र हैं और बहुत सारी अन्य चीजें हैं जिनको वह शेयर कर रहा है। इस होड़ में संपादन के मायने बेमानी है, तथ्यों की पड़ताल बेमतलब है, जिम्मेदारी का भाव तो कहीं है ही नहीं। सूचना की इस लोकतांत्रिकता ने आम आदमी को आवाज भी दी है, उसको शक्ति भी दी है, किंतु नए तरह के संकट भी खड़े कर दिए। सूचना देना अब जिम्मेदारी और सावधानी का काम नहीं रहा। स्मार्ट होते मोबाइल फोनों ने सूचनाओं को लाइव देना संभव किया है। समाज के तमाम रूप इससे सामने आ रहे हैं। इससे अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव सामने आने लगे हैं। सरकारें यहाँ साइबर कानूनों के बारे में सोच रही हैं, उस पर काम कर रही हैं। साइबर के माध्यम से आर्थिक अपराध भी बढ़ रहे हैं। सूचना और संवाद की दुनिया में अपराध कम नहीं हो रहे हैं। संवाद और सूचना से लोगों को भ्रमित करना और उनको भड़काने का काम भी आसान हो गया है। कंटेंट को सृजित करने वाले प्रशिक्षित लोग नहीं हैं, इसलिए दुर्घटनाएं स्वाभाविक हैं। ऐसे में तथ्यहीन, अप्रामाणिक, आधारहीन सामग्री की भरमार हो गई है जिसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। यहाँ साधारण बात को बड़ा बनाने की तो छोड़ दीजिए, बिना बात के भी बतंगड़ खड़ा करने वालों की एक होड़ लगी हुई है। फेक न्यूज़ का पूरा एक उद्योग यहाँ पर पल रहा है। और ये ठीक है कि परंपरागत मीडिया के दौर में भी फेक न्यूज़ होती थी, उस समय भी खबरें प्लांट की जाती थी, किंतु इतनी बहुलता उनकी कभी देखी नहीं गई।
व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा जो शब्द है वो बताता है कि सूचनाएं किस स्तर पर संदिग्ध हो गई हैं और उन्हें कितना संदिग्ध तरीके से देखा जा रहा है। सोशल मीडिया के इस दौर में सच सहम सा गया है, इसलिए सोशल मीडिया को अपनी अपार लोकप्रियता के बाद भी भरोसा हासिल करने के लिए अभी एक लंबा जतन करना है। आज ये देखिए कि बड़े से बड़े मीडिया हाउस से ज़्यादा ताकतवर फेसबुक और यूट्यूब है, जो कोई कंटेंट का निर्माण नहीं करते। आपकी खबरें, आपके फोटो, आपकी सांस्कृतिक कलात्मक अभिरुचियों को प्लेटफॉर्म प्रदान करके ये सर्वाधिक पैसे कमा रहे हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर ये संगठन आज किसी भी मीडिया हाउस के लिए एक चुनौती की तरह है। बिना कोई कंटेंट क्रिएट किए ये प्लेटफॉर्म आपकी सूचनाओं, आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट के दम पर पूरे बाजार के अंदर छाए हुए बड़ी कमाई कर रहे हैं। बड़े से बड़ा मीडिया हाउस भी इन प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने का जतन करता है। एक अद्भुत समय है जब भरोसा, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता शब्द बेमानी लगने लगे हैं। माध्यम बड़ा हो गया है, विचार और सूचना उसके सामने सहमी हुई हैं, किंतु सूचना के साथ जो प्रयोग हो रहे हैं और जो मिलावट हो रही है खबरों में, उसने पत्रकारिता की पवित्रता पर ग्रहण लगा दिए हैं। व्यक्ति की रुचि रही है कि वह सर्वश्रेष्ठ को भी प्राप्त करे, उसे सूचनाओं में मिलावट नहीं चाहिए। वह भ्रमित है कि कौन सा माध्यम उसे सही सूचनाएं प्रदान करेगा बिना मिलावट के। ऐसे कठिन समय में हमें अपने माध्यमों को बेलगाम छोड़ देना ठीक नहीं है। नागरिक पत्रकारिता के उन्नयन के लिए हमें इसे शक्ति देने की जरूरत है। एजेंडा के आधार पर चलने वाली पत्रकारिता के बजाय हमें सत्य के आधार पर चलने वाली पत्रकारिता, तथ्यों के आधार पर चलने वाली पत्रकारिता का एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा। मूल्य आधारित पत्रकारिता या मूल्यानुगत पत्रकारिता ही किसी समाज का लक्ष्य है। समाज को एक ऐसे पत्रकारीय मॉडल का इंतजार है जहां पर एजेंडा पत्रकारिता होने के बजाय भरोसे को जीतने वाली पत्रकारिता हो सके। इसलिए हमें कहीं न कहीं इस बातों का विचार करना पड़ेगा। आज संकट ये है कि अखबारों के स्तंभों में छपे हुए नामों और उनके लेखकों के चित्रों को देखकर ये पता चल जाता है ए साहब ने आज क्या लिखा होगा। बहसों और डिबेट के बीच आप टीवी न्यूज़ चैनलों की आवाज़ को बंद कर दें, एक बार अपने चैनल को रिमोट कर दें, तो भी आपको पता चल जाएगा कि फला व्यक्ति क्या बोल रहा होगा। ऐसे समय में अपनी छवियों के बारे में हमको विचार करने की ज़रूरत है। हमें सोचना पड़ेगा कि सब पर सवाल उठाने वाले माध्यमों पर ही जब सवाल उठने लगे तो हमें विचार करना चाहिए कि ये रास्ता सरल नहीं है। इन सवालों पर सोचना, इनके ठोस और वाजिब हल निकालना हम हर व्यक्ति की जो पत्रकारिता से प्यार करता है, जो मीडिया को और उसकी शुचिता पर भरोसा रखता है, जो माखनलाल जी के द्वारा स्थापित किए गए पत्रकारी मूल्यों, हमारे महान पत्रकारों द्वारा स्थापित किए गए पत्रकारी मूल्यों पर जिसकी आस्था है, उसको विचार करना पड़ेगा। और भारत के सर्वश्रेष्ठ मीडिया गुरुकुल में बैठकर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में बैठकर हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हमने आखिर कैसी यात्रा तय की है और हमें किस प्रकार का भारत बनाना है। क्योंकि ये जो मीडिया है ये सिर्फ खबरों के लिए नहीं है, ये राष्ट्र के निर्माण का एक माध्यम है, ये समाज के निर्माण का एक माध्यम है, ये जनमत के निर्माण का एक माध्यम है, ये लोगों के मन को, लोगों को संबल देने का एक माध्यम है, लोगों को शक्ति देने का एक माध्यम है। इसलिए हमें इसकी सकारात्मकता के बारे में विचार करना पड़ेगा। मीडिया एक पश्चिमी अवधारणा है, ये पश्चिम से आया हुआ विचार है, इस नाते इसके पश्चिमी मूल्य भी हैं, जिसमें आदमी कुत्ते को काट ले तो समाचार है, यानी नकारात्मकता एक मूल्य के रूप में पत्रकारिता में विराजी हुई है। उसको कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि हमें भारत का मीडिया खड़ा करना है। भारत का मीडिया भारतीय मूल्यों के आधार पर खड़ा होगा। भारत का मीडिया पश्चिमी जो मूल्य है, जिसमें नकारात्मकता अपने आप में एक वैल्यू की तरह शामिल है, उसके आधार पर भारत का मीडिया खड़ा नहीं होगा। और इसलिए भारत से परिचय कराने की आवश्यकता है, अपने माध्यमों का भारतीयकरण करने की आवश्यकता है, अपने माध्यमों को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर हमारी पत्रकारिता एक वैभव को प्राप्त कर सकती है, एक ऐसी ऊंचाई को प्राप्त कर सकती है जिसमें बौद्धिक विमर्श होंगे, जिसमें देश की चिंताएं होंगी, जिसमें देश की समस्याओं पर सिर्फ सवाल नहीं होंगे, उनके समाधानों की तरफ भी हम कहीं ना कहीं विचार करेंगे। तो इस व्यापक होते मीडिया के बीच में हमारे जैसे जो संस्थान हैं, जो मीडिया की पढ़ाई कराने का काम करते हैं, मीडिया पर शोध करने का काम करते हैं, उनको एक मीडिया के बारे में विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार से मूल्यों पर आधारित मीडिया की एक स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हमारे जीवन में मूल्यों की आवश्यकता है, अगर हमारे हर प्रकार की हर विधा में मूल्यों की आवश्यकता है, मीडिया में भी मूल्यानुगत मीडिया की स्थापित करने की आवश्यकता है, मीडिया का भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। और यह अपने आप में जो है मीडिया के सब प्रश्नों का समाधान है। दूसरी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कि आप सब
जो हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं वे सब अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करें, अच्छी तैयारी करके जाएं, किसी न किसी विशेष विषय की तैयारी करके जाएं, ताकि उस विषय पर विशेषज्ञता हासिल करके उस क्षेत्र में वो अपना नाम हासिल कर सके। आज पत्रकारिता का आकार प्रकार बहुत बढ़ गया है। सूचना देना सिर्फ आप पत्रकार का काम नहीं है, बल्कि उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना, खबरों के पीछे छिपे अर्थ की तलाश करना, उसका सत्यान्वेषण करना, ये सारे काम जो है आज पत्रकारों के सामने हैं। हमें बिल्कुल सही तरीके से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमारी शिक्षा का समय है, 2 साल का बीए की शिक्षा, 3 साल की, इन 3-5 सालों में ऐसी तैयारी करके हम जाएं, इस प्रकार से हम तकनीक को समझ करके जाएं, इस प्रकार से हम भाषा का विचार करके जाएं कि आने वाले समय में हमारा जो सम्मान है बढ़ता हुआ चले जाए। आप ये देखिए कि दुनिया के तमाम देशों में आज जो नौजवान पैदा हो रहा है, जो नौजवान अमेरिका में पैदा हो रहा है, जो नौजवान चीन में पैदा हो रहा है, जो नौजवान ब्रिटेन में पैदा हो रहा है या यूरोप किसी देश में पैदा हो रहा है, और जो नौजवान आज हिंदुस्तान में पैदा हो रहा है, वो ज़्यादा संभावनाओं से भरे हुए देश में है। ये संभावनाओं से भरा हुआ देश है। बहुत काम करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है भारत ने अपनी आकांक्षाओं को पहचान लिया है। आज भारत एक संबल के साथ आगे बढ़ना चाहता है। भारत में जो एक अवसाद का वातावरण था, एक निराशा का वातावरण था, एक नैराश्य था कि कुछ नहीं हो सकता अब जीवन में, अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। एक हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं, एक व्यापक जनशक्ति हमारे पास है, लगभग 130 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। हमें साथ मिलकर के अपनी एक पहचान के साथ कि हम भारतीय हैं, कोई हमारी दूसरी पहचान नहीं है, भारतीय होना हमारी पहचान है और हमारा एक ही ग्रंथ है संविधान। भारत और भारत के संविधान पर विश्वास रखते हुए, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए कि बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो लोकतंत्र से भरोसा उठाना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि लोकतंत्र से विश्वास उठ जाए। जिस दिन हमें भरोसा हो गया इस व्यवस्था में हमें न्याय नहीं मिल सकता, तो यह देश कैसा बनेगा? ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमको विचार करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की बहुत सारी समस्याएं हैं और हर समय में बहुत सारे संकट खड़े होते हैं। ये एक अचानक कोरोना का संकट खड़ा हुआ है, जिसके नाते विद्यार्थियों के सामने बहुत तरह के प्रश्न खड़े होंगे। वो शायद परिवारों में कुछ आर्थिक संकट आया होगा, यह भी हो सकता है कि उनके परिवारों में किसी की नौकरी चली गई हो, यह भी हो सकता है कि जो है आप आर्थिक संकट के साथ साथ वैचारिक मानसिक संकट से भी जूझ रहे हो कि कई बार भविष्य का सुरक्षा बोध हम सबके सामने होता है। ऐसे कठिन समय में हमें अपना संबल बना के रखना है, हमें निराश नहीं होना है। हमें माने कि हालात थोड़े समय का संकट है, यह संकट सुधर जाएगा, यह संकट ठीक हो जाएगा। हमने हर संकट से, बड़ी बड़े संकटों से, हमने प्लेग, सूखा, बाढ़, सबसे हम निजात पाते हैं। ये जो कोरोना का संकट है वो भी गुजर जाएगा और इस कोरोना के संकट से गुजरने के बाद हर जो नौजवान है उसको उसके स्तर का, उसकी योग्यता का जरूर काम मिलेगा। हम बिल्कुल इस बात से निराश ना हो, शायद 2-4-5 महीने हमारे संघर्ष में गुजर जाएं, क्योंकि सभी तरफ ये संकट है। बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां गई हैं, बड़ी संख्या में लोगों के पास आर्थिक संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि ये इस प्रकार का संकट था जिसका समाधान मनुष्य के पास नहीं था, जिसका समाधान व्यवस्था के पास नहीं था। इसलिए हमें थोड़ा संयम विचार करके एक दूसरे को मदद करते हुए, एक दूसरे का समर्थन करते हुए, जो लोग ताकतवर हैं वो लोग अपने से कमजोर भाई को संभालने का काम करें, जो लोग कहीं नौकरियों में हैं वो अपने जूनियर्स के लिए मदद करने का काम करें। और हम ये देखेंगे कि आने वाले अक्टूबर महीने तक हालात सामान्य होंगे और बड़ी संख्या में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि ये एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ये किसी बीमारी से डर करके बैठ जाने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है, ऐसा हिंदुस्तान नहीं है। हम सब एक विश्वास रखें कि हम सब सफल होंगे, भारत को परम वैभव प्राप्त करता हुआ देखेंगे। जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद ने देखा है, जो स्वप्न अरविंद जी ने देखा है, जो स्वप्न बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा, जो स्वप्न महात्मा गांधी ने देखा है, जो स्वप्न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा है, जो स्वप्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने देखा है, हमारे महापुरुषों के, हमारे राष्ट्र नायकों के सपने साकार होंगे। भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेगा और भारत जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, क्योंकि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ है। हम एक श्रेष्ठ विचार के साथ एक दूसरे को संबल देते हुए, अपने कमजोर मित्रों को सहारा देते हुए, जो गरीब हैं, जो परेशान हाल हैं, जो आर्थिक संकटों में हैं, उनका विचार करते हुए अपनी सदा सहता अपनी संवेदनशीलता के आधार पर एक सुंदर भारत बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जो आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य हैं, आज़ादी के आंदोलन की जो प्रेरणा है, वह आज भी हमारे जीवन में व्याप्त होगी और एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए, एक आनंदमय समाज बनाने के लिए हम सब इस गुरु पूर्णिमा पर संकल्प लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो मित्र जुड़े उन सबके प्रति धन्यवाद, और जो मित्रों ने अपनी टिप्पणियां की, अपना आभार प्रकट किया, गुरु पूर्णिमा पर मुझे शुभकामनाएं दी, उन सबका भी आभार। आप सबको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। भारत माता की जय।